बच्चों आज हम चैप्टर 12 के एक्सरसाइज के MCQ स्टार्ट करने लगे हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं MCQs 12.1 से। कहता है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर आपको याद हो ना लॉन्गिट्यूडनल वेव की थोड़ी सी स्टोरी, तो मैंने बताया था कि इस वेव के अंदर कुछ हिस्से इस तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेशन उनको बोलते हैं, और कुछ हिस्से इस तरह से फैल जाते हैं जिनको रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो अगर वेव आगे जा रही होती है ना, यहाँ से आपने वेव पैदा की, वेव आगे जा रही है, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, यानी अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के पार्टिकल यानी कोई भी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। सो आप ऑप्शन डी देखेंगे, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रैवल। ठीक है, सो जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ना, यानी जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, वो उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है। जी बच्चे, अगला MCQs देख लें। 12.2 विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव कैरी द लोएस्ट पॉइंट। आपको ट्रांसवर्स वेव याद है, इस तरह की वेव होती है। एक उसका ये वाला सारा का सारा हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और एक पॉइंट होता है लोएस्ट पॉइंट जिसको हम ट्रफ कहते हैं। सो लोएस्ट पॉइंट का क्या नाम होता है, ट्रफ। ठीक है, सो डी ऑप्शन है ट्रफ, क्योंकि हमसे लोएस्ट पूछा गया है। MCQs तीसरे पे चले जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब इनमें से कौन सी वेव ऐसी है जिसको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए? तो बच्चे आंसर इज़ साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव आवाज़ जो है वो हवा में से गुज़र के जाती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माइक और मेरे मुंह के दरमियान हवा मौजूद है। अगर ये हवा को रिमूव कर दिया जाए तो मैं जितना मर्ज़ी चिल्ला के बोल लूँ, ऊंचा बोल लूँ, बच्चे ये आवाज़ नहीं जाने वाली। अगला MCQs देख लें बच्चे। चौथा MCQs कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव विच इंडिकेट्स हाउ मच एनर्जी इट कैरीज़। यानी अगर वेव की एनर्जी मालूम करनी है ना, कि कोई वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है, थोड़ी एनर्जी, तो उसका तरीका क्या है। देखिए बच्चे, ये एक वेव है, ठीक, और एक वेव है ये। आपके ख्याल में ए वाली वेव और बी वाली वेव में से ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? तो ज़्यादातर बच्चे सही बोलेंगे कि ए वाली वेव के पास, क्योंकि ए वाली वेव साइज़ में थोड़ी बड़ी है, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी ना। तो ये जो साइज़ होता है या ये जो लेंथ होती है ना, हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ए। और एम्पलीट्यूड में मैंने बताया था कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना, वेव की उतनी हाइट होती है और उतनी एनर्जी होती है। ऑलराइट, सो एनर्जी के बारे में आपको कौन बताता है? बी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड बताता है। जी बेटा, MCQs 5वें पे चले जाएं। वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ाई हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वेव जा रही है, ठीक, और ये एक वेव फिर जा रही है उसके नीचे, और फिर ये वेव एक जा रही है। ऑलराइट, अगर आप इन सब तीनों वेव के इस पॉइंट को देखो तो तीनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में हैं, यानी हम इसको बोलते हैं इन फेज़ हैं, उनका एंगल ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप इन फेज़ पॉइंट्स को क्या करो, एक लाइन की मदद से जोड़ दो, एक लाइन की मदद से, तो उस लाइन का नाम होता है वेव फ्रंट। सो व्हाट इज़ वेव फ्रंट? इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दैट वाइब्रेट इन फेज़। यानी वो सारे पॉइंट्स जो बेटा इन फेज़ ट्रैवल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं वेव फ्रंट। जी बेटा, आगे छठा MCQs देख लें। कहता है द वेव फिनोमिना। वेव का वो कौन सा फिनोमिना है विच अक्कर्स व्हेन वेव्स चेंज डायरेक्शन। ठीक है, जब वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और वो कौन सा फिनोमिना है। तो बच्चे, मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया है, बाकी भी प्रोसेस पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें रिफ्रैक्शन क्या था कि अगर जो है ना वो वेव्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं, जैसा कि डीप वाटर एक मीडियम होता है, गहरा पानी, और शैलो वाटर यानी कम गहरा पानी दूसरा मीडियम होता है। सो बच्चे, क्या होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए ना वेव की स्पीड चेंज हो जाती है। यानी अगर वो एक मीडियम में तेज़ मूव कर रही थी तो दूसरे मीडियम में स्लो हो जाएगी, या इसका उलट हो सकता है कि अगर पहले मीडियम में स्लो हो, बाद वो तेज़ हो जाए। तो यानी वेव एक मीडियम में जाते हुए दूसरे मीडियम में एंटर करे और उसकी स्पीड हो जाए तब्दील, चेंज, तो बच्चे उस वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्रैक्शन। सो सारे हमारे जो कैटेगरीज है ना वो सेम है।
कि वो कौन सा वेव फिनोमिना है जो कि अक्कर यानी होता है व्हेन वेव्स चेंज डायरेक्शन, जब वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करें ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यानी और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाए। स्पीड चेंज होती है पहले, बाद में वो डायरेक्शन चेंज कर जाती है। सो आप ऑप्शन डी यानी रिफ्रैक्शन को टिक करेंगे। बच्चे अब 7वां MCQ है, व्हाट हैपन्स टू वेव स्पीड, वेव की स्पीड को क्या होगा, ज़्यादा होगी या कम होगी, और वेवलेंथ को क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगी या कम होगी जब एक सुनामी अप्रोच करती है शैलो वाटर। तो बच्चे शैलो वाटर का मतलब होता है कम गहरा पानी। सो मैंने सुनामी वेव की बड़ी डिटेल में बताया था आपको। सुनामी वेव की कैटेगरी या उसकी खासियत होती है कि जब वो डीप वाटर में होती है ना, डीप वाटर यानी गहरे पानी में, तो बच्चे उसकी स्पीड बड़ी हाई होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो शैलो वाटर में आ जाए, शैलो वाटर यानी कम गहरे पानी के अंदर, तो बच्चे उसकी स्पीड कम पड़ जाती है, वो स्लो हो जाती है। तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। हम शैलो वाटर का MCQs पढ़ रहे हैं ना, तो स्पीड कम हो जाएगी। और साथ ही जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ वो भी कम पड़ जाती है। ये सारा मैंने सुनामी वेव में पढ़ाया था। तो स्पीड भी कम और वेवलेंथ भी कम, यानी आप ऑप्शन बी देख लें, स्पीड डिक्रीज़ वेवलेंथ शॉर्टन। तो दोनों का मतलब कम होना, स्पीड डिक्रीज़ यानी कम होती है, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है यानी कम हो जाती है। कब, जब एक सुनामी वेव शैलो वाटर में आ जाए। जी बेटा लास्ट MCQs है, विच वेव बिहेवियर, वेव का कौन सा बिहेवियर है जो एक्सप्लेन करता है हाउ साउंड इज़ हर्ड अराउंड अ कॉर्नर, यानी आप कमरे के कॉर्नर से भी आपको आवाज़ आ रही होती है ना, ठीक है, कमरे के दरवाजे बंद है लेकिन एक छोटा सा कोना जो है उससे आपको बाहर की आवाज़ें अंदर आ रही होती। तो कौन सा फिनोमिना है, डायाफ्रैक्शन। डायाफ्रैक्शन यही होता है ना कि आवाज़, देखें दरवाज़ा पूरा था इस तरह से, आवाज़ का पूरा रास्ता था जाने का, लेकिन सारा कुछ ब्लॉक हो गया, सिर्फ ये छोटा सा कॉर्नर रह गया। तो आवाज़ फिर अपने आप को मोड़ के ना, बेंड करके उस छोटे से कॉर्नर से हो के आएगी, ठीक है, उस छोटी सी जो जगह उसके पास बची है ना, उससे ही होकर आ जाएगी, और इस प्रोसेस का नाम होता है डायाफ्रैक्शन।